गुड मॉर्निंग। मैं के.एस. मुरारी द गोल्स विल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का तीसरा चरण में गांधीवादी आंदोलन की चर्चा करूंगा और इस गांधीवादी आंदोलन के संदर्भ में गांधी की कुछ व्यक्तिगत बातों के साथ चंपारण जो राष्ट्रवादी चेतना को आगे बढ़ाने में गांधी जी के लिए एक नर्सरी साबित हुई थी राजनीतिक यात्रा के क्रम में। आज मैं उसी बिंदु पर चर्चा करते हुए स्वराज के लिए संघर्ष जो गांधी ने प्रारंभ किया था उसी की चर्चा करूंगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण हालांकि 1919 ईस्वी यानी गांधी के जो राजनीतिक यात्रा प्रारंभ होती है वहां से प्रारंभ होती है और भारत में राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करते हुए और ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के दौरान जो शोषण के विरुद्ध उभरी प्रतिक्रिया थी उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए या फिर उसी को यूं कह सकते हैं कि उसको भुनाते हुए लोगों में फैले असंतोष को भुनाते हुए गांधी एक नायक के रूप में राष्ट्रवादी चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। हालांकि बाद में करमचंद गांधी बम्बई और राजकोट यानी बीकानेर के क्षेत्र में भी अपनी दीवानगी यानी दीवान के पद पर रहे थे। गांधी जी की 13 वर्ष की आयु में विवाह हुआ गुजरात के व्यापारी पोरबंदर के व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा बाई के साथ। गांधी जी की आयु जब 18 वर्ष की हो गई थी तो उसी दौरान गांधी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात गांधी बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए और वहां उन्होंने 1889 से लेकर 1891 ईस्वी के दौरान बैरिस्टरी की पढ़ाई पूर्ण की। बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के बाद जब गांधी 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए या मुकदमे लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ था वह एक उदाहरण गांधी के राजनीतिक यात्रा के दौरान देखने को मिलता है कि किस तरह से रंगभेद की नीति दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जारी था। जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया एक ट्रेन में यात्रा के दौरान कर रहे थे, प्रिटोरिया की यात्रा डरबन से जब जा रहे थे तो उसी यात्रा के दौरान गांधी जी के बॉगी में यानी डब्बे में फर्स्ट क्लास का बॉगी था, फर्स्ट श्रेणी के डब्बे में गांधी जी यात्रा कर रहे थे, प्रिटोरिया तक की यात्रा कर रहे थे, डरबन में चढ़े थे। तो रास्ते में मैरिट्सबर्ग में एक व्हाइट मैन उस डब्बा में चढ़ा, व्हाइट मैन यानी कि अंग्रेज लड़का एक चढ़ा और उसने गांधी को उस डब्बे में देखकर गांधी को स्थानीय पुलिस की मदद से बाहर धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इस घटना से गांधी को काफी चोट पहुंची और गांधी ने इस रंगभेद की नीति को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह प्रारंभ करना।
दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को प्रथम श्रेणी के डब्बों में गोरों लोगों के साथ यात्रा करने पर पाबंदी थी, चाहे वो कितना ही एलिट क्लास का पर्सन क्यों ना हो, इंडियन हो, या फिर चाहे वो कितना ही धनवान हो, प्रतिष्ठित हो, उसको यात्रा करने की मनाही थी। वैसी स्थिति में गांधी ने आंदोलन, हालांकि गए थे मुकदमे की पैरवी करने के लिए, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के साथ जो रंगभेद की नीति ब्रिटिश चला रहा था, तो उस रंगभेद नीति के खिलाफ गांधी आंदोलन चलाने के लिए तैयार हुआ। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में जो है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत गांधी जी 1906 ईस्वी में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा और उस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो भारतीय लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, पंजीकरण कराना पड़ता था, और पंजीकरण के साथ उसे कर भी देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वह उस अधिनियम को समाप्त करने में गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के दीर्घकालीन आंदोलन के दौरान गांधी कई बार जेल भी गए थे। गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही अपने जर्मन सहयोगी कालिन बाग के सहायता से टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं और वहीं रहने लगते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार भी निकाला और 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी ने की। फिनिक्स आश्रम गांधी के आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने 1914 ईस्वी में अधिकांश काले कानून को रद्द कर दिया और गांधी ने जो आंदोलन चलाया वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सत्याग्रह नाम दिया गया। सत्याग्रह, चूंकि सत्य का दर्शन गांधी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इस अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही किया था जो रंगभेद नीति के खिलाफ था। सत्य का दर्शन उस आंदोलन के माध्यम से कराया। इसका जो मुख्य तत्व था सत्य के दर्शन में कि सत्य और अहिंसा दो महत्वपूर्ण आंदोलन का तत्व था और सत्य के अंतर्गत ही गांधी ने अहिंसा को स्थान दिया। गांधी ने यह भी बताया कि अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष ही सत्याग्रह है, यानी अहिंसा के साथ जो सत्य के लिए आग्रह किया जाएगा वह सत्याग्रह है। गांधी इसी सत्याग्रह आंदोलन के तहत दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह प्रारंभ करते हुए रंगभेद नीति को समाप्त करवाया और गांधी की वहां से राजनीतिक यात्रा, व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा प्रारंभ। गांधी ने 1909 ईस्वी में अपनी लिखित पुस्तक हिंद स्वराज में सबसे पहले स्वराज की व्याख्या की थी और गांधी वहां के आंदोलन के समाप्त करने के बाद, यानी आंदोलन की सफलता के बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत प्रवेश करते। भारत गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए। हालांकि इस डेट को अब भारत सरकार ने एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं, और प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाते हैं। तो 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं और आने के बाद गांधी ने
सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात किए और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। भारत आने के बाद 1915 ईस्वी में गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु बना। जब गांधी भारत प्रवेश करते हैं तो उस दौरान विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और विश्व युद्ध में गांधी ने ब्रिटिश को मदद करने के लिए युद्ध में भारतीय लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाने लगा। हालांकि यह चूंकि गांधी समझते थे कि यदि ब्रिटिश को हम सहायता प्रदान करते हैं विश्व युद्ध में, तो वैसी स्थिति में हमें भारत के लोगों के साथ वह न्यायपूर्ण बर्ताव अपनाएगा। तो गांधी ने ब्रिटिश को सहायता प्रदान करने के लिए, युद्ध में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए कुछ लोग उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगा। गांधी जी जब गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर गांधी ने भारत भ्रमण किया और भारत भ्रमण करने के पश्चात गांधी को इस बात का आभास हो गया कि भारत में ब्रिटिश के साथ सत्ता की जो मजबूती है, वो ब्रिटिश सत्ता को मजबूती को कमजोर करना आसान बात नहीं है, क्योंकि भारत में किसान और मजदूरों की संख्या अधिक है। किसान और मजदूरों के साथ जब भारतीय लोगों की जनमानस, सामाजिक आर्थिक स्थिति का जब अवलोकन गांधी करते हैं, तो वैसी स्थिति में गांधी ने अपनी राजनीतिक यात्रा का जो स्वरूप है वह बदल दिया। इसके लिए गांधी ने 1916 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम स्थापित किया। तो गांधी 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में साबरमती नदी के किनारे, अब तो साबरमती एक जिला बन गया है, तो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और यहीं से लोगों के साथ मुलाकात करते हुए अपनी जो चेतना है लोगों में प्रस्तुत करने की बात करते हैं। तो गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कर यानी एक ऐसा स्थान बनाए जहां लोगों से मेल करना। इसी बीच 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता आरसी मजूमदार ने किया था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता आरसी मजूमदार ने किया। तो गांधी के राजनीतिक स्वरूप को जानने के लिए हम गांधी के विचारधारा की चर्चा सबसे पहले कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि गांधी की जो राजनीतिक यात्रा के दौरान जो विचारधारा था वो 3 संदर्भों में काफी महत्वपूर्ण दिखता है। नंबर 1 कि गांधी की जो राजनीतिक विचारधारा है वह 3 संदर्भों में काफी महत्वपूर्ण दिखता है, क्योंकि गांधी इस बात को समझते थे कि बगैर परिस्थितियों को समझे राजनीतिक
कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। नंबर 1, गांधी इस बात को भली भांति समझते थे कि बगैर स्थितियों या परिस्थितियों को समझे राजनीतिक कार्य, बगैर स्थितियों को समझे राजनीतिक कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ये गांधी के संदर्भ में है। दूसरा जो था वो राजनीतिक कार्य प्रारंभ करने से पहले सामाजिक आधार आवश्यक होता है। दूसरा जो था राजनीतिक कार्य प्रारंभ करने से पहले सामाजिक कार्य करना पड़ता है। तो राजनीतिक कार्य प्रारंभ करने से पहले राजनीतिक कार्य प्रारंभ करने से पहले सामाजिक आधार आवश्यक होता है। सामाजिक आधार आवश्यक होता है। और इस सामाजिक आधार को तैयार करने के लिए सामाजिक कार्य करना पड़ता है। और यह सामाजिक आधार जो तैयार होता है वह किए गए सामाजिक कार्यों के अनुसार, यानी गांधी के द्वारा किए गए जो सामाजिक कार्य था, सोशल वर्क था, उसी के अनुरूप सामाजिक आधार तैयार। सामाजिक आधार किए गए कार्यों के आधार पर होता है। किए गए कार्यों के आधार पर सामाजिक आधार तैयार होता है। गांधी सामाजिक आधार को तैयार करने के लिए ही किसान और मजदूर, क्योंकि समाज तत्कालीन समय में भारत में किसान और मजदूर दो महत्वपूर्ण सामाजिक आधार था। और किसान और मजदूरों का सामाजिक आधार प्राप्त करने के लिए गांधी ने किसानों के साथ चंपारण और मजदूरों के साथ अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कर गांधी किसान और मजदूरों का सामाजिक आधार तैयार किया। और इसी सामाजिक आधार के संदर्भ में गांधी ने अगला असहयोग आंदोलन को ये एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में साथ रखा। और तीसरा गांधी की जो अपनी विचारधारा थी वह था कि गांधी इस बात को समझते थे कि किसी भी विचारधारा को अपने ऊपर स्वयं आरोपित नहीं होने देना चाहिए, बल्कि अपनी विचारधारा को किसी संगठन के ऊपर आरोपित करना चाहिए। तो गांधी अपनी विचारधारा को संगठन पर आरोपित करना चाहा। तो गांधी अपनी विचारधारा को संगठन पर आरोपित किया, न कि किसी संगठन की विचारधारा को स्वयं पर आरोपित होने दिया। इसलिए आप देखते होंगे कि जब से गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं, 1917 उनका राजनीतिक यात्रा प्रारंभ होती है चंपारण से, तो गांधी का जो सामाजिक आधार बढ़ते जा रहा है, उस सामाजिक आधार 1947 ईस्वी तक गांधी के साथ रहा, ना कि कांग्रेस के साथ। गांधी है तो कांग्रेस है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस है तो गांधी है। क्योंकि गांधी के साथ सामाजिक आधार है, चाहे वो चंपारण के साथ किसानों का सामाजिक आधार हो, अहमदाबाद के साथ मजदूरों का सामाजिक आधार हो, फिर खेड़ा के साथ भी किसानों का सामाजिक आधार हो, और रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए युवाओं का सामाजिक आधार गांधी के साथ है। खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हुए वैश्विक स्तर पर जो ये आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हुए गांधी ने मुसलमानों का सामाजिक आधार, गांधी ने हरिजनों के साथ हरिजनोद्धार कार्यक्रम करके हरिजनों का सामाजिक आधार प्राप्त कर जो है सो एक नेता के रूप में उभरकर सामने आते हैं। और नेता वही होता है जिसके पीछे जनता होती है। तो गांधी के साथ जनता है,
इससे पहले भी, गांधी से पहले भी कांग्रेस थी और गांधी के बाद भी कांग्रेस। तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, उस समय से भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कई दिग्गज और बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन जन नेता नहीं थे। जन नेता गांधी उभर कर सामने आते हैं। जन नेता के रूप में गांधी उभर कर सामने आते हैं और गांधी सामाजिक कार्यों के अनुरूप अपने जो है सो सामाजिक आधार तैयार करता है और इन्हीं सामाजिक आधार के साथ गांधी एक जननेता के रूप में उभरते हैं। खैर, तो गांधी के द्वारा जो किया गया आंदोलन है, आप वार अपोजिशन के माध्यम से देख सकते हैं कि जो कांग्रेस 1885 ईस्वी में प्रारंभ होती है, उसमें गांधी की यात्रा जब 1917 ईस्वी से शुरू होती है, तो उसके बाद गांधी का जो मास लेवल है वो काफी बढ़ते जाता है। 1920 ईस्वी का एनसीएम यानी असहयोग आंदोलन, फिर 1930 ईस्वी के दौरान सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर आप देखते हैं 1942 ईस्वी में जो गांधी का जो सामाजिक आधार है वो इतना व्यापक हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा अंतोगत्वा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन करना पड़ा और ब्रिटिश की जड़ें हिल गई उस भारत छोड़ो आंदोलन से। खैर, तो इसको वार ऑफ पोजीशन के माध्यम से हम लोग एक अलग वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब हम गांधी की राजनीतिक यात्रा के दौरान जो नर्सरी साबित हुई चंपारण किसान आंदोलन की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह, गांधी किए गए कार्यों के अनुरूप जो है सो सामाजिक आधार तैयार करते हुए गांधी ने अपनी राजनीतिक मजबूती भारतीय राष्ट्रवादी चेतना को जगाने में प्रस्तुत किया। तो चलिए आते हैं चंपारण सत्याग्रह की बात, जो गांधी की राजनीतिक यात्रा के दौरान नर्सरी साबित हुई। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी चर्चा मैंने किया, और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता आरसी मजूमदार ने किया था। इस लखनऊ अधिवेशन में बिहार का प्रतिनिधित्व राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद ने किया था। अधिवेशन में बिहार कांग्रेस का प्रतिनिधित्व राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद ने किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने किया। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से 1916 में लखनऊ में मिलते हैं। चूंकि गांधी के बारे में मीडिया के माध्यम से राजकुमार शुक्ल जानते थे कि इन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में जो लोगों के हित के लिए जो आंदोलन चलाए थे, सत्याग्रह, वह काफी सफल रहा था। तो राजकुमार शुक्ल को भी लगा कि शायद गांधी चंपारण के किसानों की समस्याओं के लिए जब आंदोलन करेंगे तो स्वाभाविक है कि चंपारण के किसान जो यूरोपीय नीलों का शोषण से काफी प्रभावित था, उससे मुक्ति मिल सकता है। तो गांधी ने चंपारण में अपनी शिरकत किया और इस अधिवेशन में गांधी को चंपारण के किसानों की स्थिति से अवगत कराया गया। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण के किसानों की स्थिति से बुरा स्थिति कर सकते हैं, यानी बहुत बुरा स्थिति
स्थिति से अवगत कराया। गया गांधी चंपारण की दुरा स्थिति से बगैर अवगत हुए चंपारण के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं पहले, लेकिन राजकुमार शुक्ल के अनुनय विनय के कारण गांधी चंपारण आने के लिए विवश हो जाता है और गांधी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर पाए। फिर गांधी जब चंपारण आने के लिए स्वीकार कर लिया ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध को, इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसानों से संबंधित प्रस्ताव ब्रजकिशोर प्रसाद ने पेश किया। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रश्न पूछा हुआ यूपीएससी में भी और अदर कंपटीशन में भी कि चंपारण के संबंध में प्रस्ताव लखनऊ अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया, तो ब्रजकिशोर प्रसाद। तो ब्रजकिशोर प्रसाद ने लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसानों से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जो वहां पारित हो गया। चंपारण में गांधी 10 अप्रैल 1917 को प्रवेश करते। इस प्रस्ताव में सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों को मिलाकर एक जांच समिति गठित करने की बात, सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों के साथ एक जांच समिति गठित करनी थी। एक जांच समिति गठित करनी थी और उससे संबंधित समस्याओं का समाधान भी करना था। इसी संदर्भ में गांधी 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण आए। और चंपारण में गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग प्रारंभ किया। चंपारण में भारत के संदर्भ में यदि प्रश्न पूछे कि गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां किया, तो चंपारण। और यदि भारत शब्द नहीं रहे, केवल दिया रहे कि गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां किया, तो दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। चंपारण में किसानों के साथ काफी अत्याचार होता था। कई कर, गैर जरूरी कर ब्रिटिश लिया करता था और यूरोपीय नील बागान मालिकों ने कई कर लगा दिए, जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने सरहवेशी कर लगाए हुए था। सरहवेशी कर जो एक प्रकार का गैर जरूरी कर था। और सरहवेशी कर होता था कि वाणिज्यिक फसलों पर लगने वाला अतिरिक्त कर। एक तो ऐसे ही कर देता था, उसके बाद जो वाणिज्यिक फसल कोई उत्पादक करता है तो उसको अतिरिक्त कर देना पड़ता था। तो ये जो कर होता था, ये वाणिज्यिक
फसलों पर लगने वाला अतिरिक्त कर था। इसको खुटखुटी व्यवस्था भी कहा जाता है, खुटखुटी व्यवस्था। तो गांधी ने इस सरहवेशी कर का भी विरोध किया, उस प्रस्ताव में रखा गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे हथियावन कर लगता था, चुलियावन कर लगता था, चंपारण में बहुत सारे कर उस दौरान जारी था। किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसानों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था कि प्रत्येक बीघा में 3 कट्ठे की भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी प्रत्येक बीघा में 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करना अनिवार्य था। नील चूंकि खाया नहीं जाता, खाद्य फसल नहीं है, ये नकदी फसल है, मार्केट में इसको डायरेक्ट बेचा जाता है। तो और यह 3 कट्ठा की भूमि पर जो नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहा जाता है, 3 कठिया प्रणाली। इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति या प्रणाली कहा जाता है। तो ये 3 कठिया प्रणाली और सरहवेशी कर जैसे जो प्रणाली चंपारण में प्रचलित में थी, जिससे किसान काफी हताहत होते जा रहे थे। यहां तक कि किसान कहने लगे ब्रिटिश को संबोधित करते हुए कि चूंकि नील को हम खा नहीं सकते, इसीलिए मरने के लिए मजबूर हैं। खाद्य फसल को उत्पादित करने पर प्रतिबंध था 3 कट्ठा के लिए। और प्रारंभ में किसान का जो नील था वो ब्रिटिश खरीदता था। चूंकि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुका था और औद्योगिक क्रांति मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, यानी कि वस्त्र क्रांति था। और उस वस्त्र क्रांति में कपड़े को रंगने के लिए नील की आवश्यकता होती थी, तो यहाँ के किसानों का नील बिक जाता। लेकिन बदलते परिवेश में जब जर्मनी में कृत्रिम रंग का आविष्कार हो जाता है, तो गुणवत्ता के आधार पर और कह सकते हैं कि मूल्य के आधार पर जर्मनी का जो कृत्रिम रंग था उसकी ज्यादा डिमांड इंग्लैंड में होने लगी। परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों की नील की खरीदारी नहीं होने लगी। लेकिन जब वहां मांग नहीं था, लेकिन यहाँ उत्पादन जारी था, क्योंकि ये प्रतिबंध था कि ये एक नियम बना हुआ था कि कम से कम 3 कट्ठा में नील की खेती उत्पादन करना आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में किसानों की स्थिति खराब होते रही। तो गांधी जब चंपारण आते हैं और किसानों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात कर जब सत्याग्रह आरंभ करते हैं, तो उस सत्याग्रह को सफल करने में वहां के किसानों ने गांधी का महत्वपूर्ण ढंग से कदम मिलाकर चला और परिणाम स्वरूप अहिंसात्मक सत्याग्रह सफल हुआ। इस संबंध में ब्रिटिश पर दबाव पड़ा और ब्रिटिश ने जीएफ सलाई के नेतृत्व में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया, यानी चंपारण कृषक समिति का गठन किया गया। जीएफ सलाई के नेतृत्व में चंपारण कृषक समिति, चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया और गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। और अंतोगत्वा जो ये समिति रिपोर्ट दिया, इस रिपोर्ट में सरहवेशी कर को समाप्त करते हुए 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश किया। बढ़े हुए जो कर थे उसको वापसी किया गया और 25% जो बढ़ा हुआ कर था
उसको वापस कर दिया गया था। तो इस प्रकार से गांधी जी चंपारण आकर तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करवाने में सफलता प्राप्त हुई। चंपारण आने के दौरान गांधी जी चंपारण आने के दौरान गांधी जी के साथ जो महत्वपूर्ण नेता आए थे उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे लोग थे जो प्रमुख है। कभी कभी प्रश्न पूछता है ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, मजहरुल हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी ने गांधी को मोतिहारी के पास अपने घर में रखे थे। तो इस प्रकार से तिनकठिया प्रणाली जो चंपारण में था, तिनकठिया प्रणाली समाप्त हुआ और गांधी जी जो जीएफ सलाई कमेटी के एक सदस्य थे, उनके प्रयासों से यह सत्याग्रह सफल हुआ और किसानों का जो 25% जो टैक्स था वो वापस किया गया। 25% वापस करे, जो पहले से जमा कर दिया उसका 25% वापस कर दिया गया था। तो इस प्रकार से गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। गांधी के इस चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सत्याग्रह के दौरान गांधी को महात्मा की उपाधि दी, जबकि एनजी रंगा वे किसान नेता थे। तो एनजी रंगा ने गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है कि गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? तो एनजी रंगा, जो आंध्र कृषक समाज का भी गठन किए थे। तो इस प्रकार से गांधी का यह चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ, जो गांधी का राजनीतिक नर्सरी साबित हुआ। राजनीतिक नर्सरी साबित हुआ। राजनीतिक नर्सरी साबित हुआ और यहां से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में जन नेता के रूप में गांधी उभरकर सामने आए और आंदोलन का स्वरूप बदला। जो व्यक्तिगत आंदोलन चलता था या फिर आम बैठक करके आवेदन प्रतिवेदन देकर आंदोलन जो चलता था, उस स्वरूप से परिवर्तित होकर जनता के साथ आंदोलन चलना प्रारंभ हुआ और इस तरह से चंपारण पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो लोगों के साथ, जनता के साथ आंदोलन चला। तो इस प्रकार से गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को सफल किया। आगे चंपारण के बाद गांधी का दूसरा पड़ाव 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के संदर्भ में है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी का अगला प्रयोग था और इस आंदोलन के दौरान गांधी ने दूसरा महत्वपूर्ण तकनीक का प्रयोग किया और वह है आमरण अनशन यानी उपवास। गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक चंपारण में प्रस्तुत किया और उपवास का तकनीक अहमदाबाद में प्रस्तुत किया। ये दो उपकरण गांधी के ऐसे हैं जो राजनीतिक स्वरूप को परिवर्तित कर देता है। तो 1918 ईस्वी में बंबई अहमदाबाद में एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिक और मजदूरों के साथ
मालिक और मजदूरों के साथ विवाद उत्पन्न होता है। चलिए मैं थोड़ा सा अहमदाबाद कर भी चर्चा कर लेता हूं। तो गांधी का अगला राजनीतिक पड़ाव अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में एक कॉटन मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग में किसान और मजदूरों के साथ विवाद उत्पन्न होता है। क्योंकि उस समय प्लेग फैला हुआ था, तो मिल मालिक ने मजदूरों के लिए प्लेग बोनस देने का फैसला किया था और प्लेग बोनस दिया जा रहा था। लेकिन जब प्लेग की समाप्ति हो जाती है तो वो बढ़ा हुआ बोनस कि जो था उसको समाप्त कर देता है मिल मजदूर। तो वैसे स्थिति में बढ़े हुए प्लेग बोनस की समाप्ति पर मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच विवाद उत्पन्न होता है। तो गांधी के पास ये प्रस्ताव आया और गांधी ने लगे हाथों इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चूंकि गांधी को पता है कि भारत किसान और मजदूरों का देश है, तो किसानों का सामाजिक आधार गांधी को चंपारण से मिला, तो मजदूरों का सामाजिक आधार प्राप्त करने के लिए गांधी ने तुरंत अहमदाबाद के मुद्दे को स्वीकार कर लिया। चूंकि बढ़ा हुआ बोनस ये मिल मजदूर जो है 50% बढ़ाने की बात कर रहा था, जो जारी था, लेकिन मालिक जो है मात्र 20% देने की बात कर रहा। तो दोनों के बीच काफी गहरा अंतर विरोध हुआ। वैसी स्थिति में गांधी ने अनसुईया बेन की सहायता से, जो अंबालाल साराभाई की बहन थी और अंबालाल साराभाई खुद एक बहुत बड़े मिल मालिक थे, तो उनकी बहन ने गांधी जी का इस मजदूर आंदोलन में काफी मदद पहुंचाया। तो अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन गांधी के मुख्य सहयोगी थी। रही। इस अहमदाबाद आज मजदूर आंदोलन में गांधी मजदूरों की समस्याओं को समझकर आमरण अनशन पर जाने का सुझाव दिया। और जब आमरण अनशन बहुत ज्यादा प्रभावकारी नहीं हो रहा था, तो गांधी स्वयं मजदूरों के साथ उपवास करने के लिए बैठ गया। परिणाम स्वरूप अन्य मजदूर भी उस उपवास के साथ गांधी का सहयोग देने लगे। मिल मजदूर का दबाव बढ़ने लगा, गांधी का दबाव बढ़ने लगा मालिक के ऊपर, और अंतोगत्वा एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया और न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का सुझाव दिया और देने के साथ ही मजदूरों की विजय होती है। गांधी फिर यहां हीरो हो जाते हैं। इस प्रकार से गांधी का दूसरा जन आंदोलन मजदूरों के साथ अहमदाबाद में सफल होता है। तो इस प्रकार गांधी ने किसान और मजदूरों का सामाजिक आधार प्राप्त करते हुए भारतीय राष्ट्रवादी चेतना को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे खेरा का आंदोलन चलता है, जहां वो अकाल आता है। 1918 में ही खेरा गुजरात में एक जगह है, खेरा में अकाल पड़ता है और वहां अकाल पड़ता है, लेकिन अकाल के दौरान भी किसानों से कर लिया जाता है। तो खेरा के किसानों के साथ भी गांधी आंदोलन में प्रवेश किया और वहां भी सत्याग्रह करते हुए गांधी ने किसानों को लगा ना देने का नारा दिया, लगा नहीं देने का नारा दिया, और खेरा के किसानों ने भी गांधी का साथ दिया और खेरा में भी गांधी
किसानों का समर्थन प्राप्त करते हुए किसानों का आंदोलन सफल करवाया। इस आंदोलन में इंदुलाल याग्निक, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों का योगदान रहा। चूंकि ग्राम सभा, गुजरात ग्राम सभा का अध्यक्ष गांधी जी हुआ करते थे, तो इस प्रकार से खेरा आंदोलन भी सफल हुआ। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी का जो केक था वो सामाजिक आधार मजबूती के साथ प्रदान किया। चंपारण, अहमदाबाद और खेरा, ये 3 प्रारंभिक जन आंदोलन गांधी के लिए राजनीतिक यात्रा को काफी मजबूती प्रदान कर दिया और भारतीय राष्ट्रवादी चेतना को आगे बढ़ाया। तो आगे के वीडियो में मैं रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड देते हुए और खिलाफत आंदोलन के दौरान जो परिस्थितियां उत्पन्न होती वैश्विक स्तर पर, वैसी स्थिति में गांधी ने असहयोग आंदोलन भी लाता है। और असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रवादी चेतना में पहला व्यापक जन आंदोलन था। इससे पहले कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे, और मैं समझता हूं कि इस वीडियो को पसंद आया होगा, और पसंद आ गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।